सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं राना ताहिर साहब, समी इब्राहिम साहब और आज हमारे गेस्ट हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे नैब रिफॉर्म्स के हवाले से। चेयरमैन नैब जो है उन्होंने कुछ एतराज़ात जो हैं वो उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नैब रिफॉर्म्स के हवाले से जिस तरह के मजाक किए जा रहे हैं वो आखिर क्या मजाक हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अपोजिशन चाहे तो हुकूमत को कर सकती है। मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा है कि वो विफाक को हिला सकते हैं। कुछ सवाल से डिस्कस करेंगे और ईडन हाउसिंग केस के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये बता दें कि किस मुल्क की जो फौज है वो कमर्शियल कारोबार में या कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हमें नज़र आती है और जो पेंडिंग केसेस है आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। कुछ इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? नैब से, नैब रिफॉर्म से? अलीना, सारे जो आपने सब्जेक्ट्स उठाए हैं बड़े अहम हैं और जैसे आपने बताया कर्नल हमारे साथ असद महमूद साहब भी हैं, राना साहब तो हैं ही हैं और इन पर जो मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि सबसे पहले जो आज ईडन गार्डन केस के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, डीएचए के हवाले से और ये सारी जो हाउसिंग स्कीम्स जो पाकिस्तान की फ़ौज के अंडर हैं उस पर, लेकिन पहले मैं चेयरमैन नैब, क्योंकि एहतसाब एक बड़ा मामला है पाकिस्तान में और इस वक्त सियासी जमातों ने धूल उड़ाई है बहुत ज़्यादा और जो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था उसको इन्होंने एक्लिप्स करने की कोशिश की है। तो इसलिए चेयरमैन नैब ने जो आज गुफ्तगू की है उन्होंने आईना दिखाया पॉलिटिशियंस को। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि जो सियासत पार्लियामेंट है उसकी एक हैसियत ऐसी है कि हम उसको मानेंगे, जो भी वो कानून करना चाहे हम उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन ये जो बात की जा रही है कि रिमांड 90 दिन से कम करके तो 15 दिन कर दिया जाए, तो वो जो गुफ्तगू उन्होंने की है मैं सबसे पहले चाहता हूं कि वो ज़रा आवाम सुन लें, फिर उस पर हम बात करते हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब उसको चला सकें तो। अच्छा, ये प्रोड्यूसर साहब ने ये आगे चल के हमने शॉर्ट चलवाना था लेकिन शायद वो पहले उन्होंने चला दिया। मैं चाह रहा हूँ कि एक और गुफ्तगू इसी तकरीर में जिक्र किया है चेयरमैन साहब ने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो रिमांड, अब यानी नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट अवामी, वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन 90 दिन का रिमांड कम करना मुनासिब नहीं है। अगर वो सुनवा सकें तो रिमांड पे बड़ा जोर है। जी साहब, अब आपने चेयरमैन नैब की बात सुनी कि जो अपोजिशन की जमातें, जो हुकूमती जमात है, यानी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, मौलाना फजल रहमान, सब पार्टियों में एक मुकमका हुआ है और उसके बाद ये समरी मूव कर दी गई है कि जो कवानीन है उसमें ये तब्दीली कर दी जाए। 90 दिन का जो रिमांड है उसको कम करके 15 दिन का रिमांड कर दिया जाए। अब आपने चेयरमैन नैब की बात को सुन लिया, वो जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसको तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये अवामी नुमाइंदों का हक है, लेकिन अगर अवामी नुमाइंदे इस किस्म की कानून साजी करें कि जिसमें उनकी सफ़ों में जो लूट मार करने वाले लोग बैठे हुए हैं वो कानून का फ़ायदा उठा के बच निकलने में कामयाब हो जाए या उस कानून को नरम कर दिया जाए, तो ये जो अमेंडमेंट होगा कानून में ये कोई पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं होगा। अपोजिशन जमातों की बात करते हैं, हमेशा हुक्मरान जमात को माइनस कर जाते हैं। और रिमांड की जो बात की जा रही है, कर्नल साहब भी मौजूद है, राना साहब भी मौजूद है, वो तो केस की नोयत पर होता है। आप 15 दिन का ले लें, फिर ले लें। वो हम फवाद, एहसन फवाद के केस में हमने देखा, चीमा साहब के केस में देखा, रिमांड में रिमांड ही चलता जा रहा था। तो ये कानून ये बनाया जा रहा है कि आप 15 दिन से ज्यादा रिमांड ले नहीं सकेंगे। अगर कानून बन जाए ना तो फिर उसके बाद कोई अदालत रिमांड दे नहीं सकती। केस की नोयत के हिसाब से इस नहीं, ये इसका केस की नोयत से ताल्लुक नहीं है। अच्छा। इसका ताल्लुक जब है कानून बन जाता है ना तो फिर उस वहां पर आके वो रुक जाता है। कानून में अगर इस बात की गुंजाइश नहीं है तो जो जज है वो कानून में जो बात है उसके मुताबिक काम करता है। राना साहब, आप भाईजान, बात ये है कि ये चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी जुर्रत से कौम के सामने हकीकी पिक्चर रखी है कि ये जो आप मुकमका की बात करते हैं, ये नैब क्लब है एक, जिसमें पीटीआई के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, जेयूआई के लोग हैं। ये नैब क्लब के मेंबरान जो हैं ये चाहते हैं कि ये कानून को तब्दील करके इन्होंने एक मसवदा कानून तैयार भी कर लिया है जिसमें ये 2 हफ्ते के रिमांड की बात कर रहे हैं। मकसद क्या है कि वो लूटी हुई दौलत बरामद ना हो सके। इनका मुकमका इसीलिए हम कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को
अपने उन अनासर से होशियार रहना चाहिए जो नैब क्लब के मेंबरान हैं, जो मुल्जम हैं। तो नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं किया? अब तो पीपल्स, अब तो वो कहते हैं ना साद रफीक साहब के हमने उनके गलती बगैर की तो कोई थी। लेजिस्लेशन हो नहीं सकती है। उस वक्त वो पकड़े नहीं गए थे, अब पकड़े गए हैं तो सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना। जरदारी का एहतसाब हो रहा है, नवाज शरीफ का एहतसाब हो रहा है, परवेज खटक का एहतसाब हो रहा है, तो इसलिए ये सारा क्लब जो था नैब का ये इकट्ठे हो गए। अब इन्होंने एक मसवदा कानून तैयार किया है जिसके तहत ये चेयरमैन के इख्तियारात गिरफ्तारी के हवाले से भी कम करना चाहते हैं और ये रिमांड, यानी वो चेयरमैन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी मुल्क में ऐसे नहीं है कि व्हाइट कॉलर क्राइम वालों को 14 दिन या 15 दिन के रिमांड पे रखा अच्छा जाए। एक और मैं अगर इजाजत दें कर्नल साहब, मैं आपकी और अलीना आपकी इजाजत से एक और शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ कि जिसमें चेयरमैन नैब ने ये बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो लोग नैब पर तनकीद करते हैं कानून पर, उनका कवानीन के हवाले से इल्म कितना है, जरा वो भी सुनवा दें जो चेयरमैन नैब ने आज बिल्कुल एक्सपोज किया इन लोगों को। कि अक्सर तनकीदी वो असाब करते हैं जिनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना नैब लाज का पता है, लेकिन जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जी नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। ये हर बंदा जो भी रोस्ट्रम पर आता है वो समझता है कि ये फ़िक्रा उसे ज़रूर कहना है। ये तो फिर नवाज साहब से पूछ लेना चाहिए इस हवाले से, तो अब वो देखें इसका ना, सही जवाब दे सकते हैं। कर्नल साहब अब अब क्या कह रहे हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये बड़ा भयानक लॉ है। भाई चोरों के लिए भयानक है, आम आदमियों के लिए तो भयानक नहीं है। आम आदमियों के लिए तो ये खुशी का पैगाम है, इसलिए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का माल लूटा। कर्नल साहब देखिए, मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ, आप इनका पूरा एक सिस्टम स्टडी करें। ये मैं पॉलिटिशियंस की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 10 साल, अब ज़्यादा दूर मत जाएं, 5 साल आप 8 से 13 पीपल्स पार्टी को ले लीजिए और उसके बाद 13 से 18 आप नून लीग को ले लीजिए। कोई एक इदारा ऐसा मुझे बता दें कि जिसको आपने आगे जाते हुए देखा, जिसको आपने प्रॉस्पर करते हुए देखा। फिर पैरेलल जो हुकूमती इदारे हैं वो मौजूद हैं। आपने कहा नहीं 56 कंपनीज बड़ी ज़रूरी हैं, हर इदारे के ऊपर एक कंपनी आपने लेकर आ गए। और आप देखिए ना समी साहब, वो जो ब्यूरोक्रेट्स उन कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, ये वही थे जो कि सरकारी तनख्वाह भी ड्रॉ कर रहे थे। ऐसा तो कहीं किसी मुल्क में ये नहीं होता। और ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, 15 दिन के अंदर। और ये वाइट कॉलर क्राइम, ये वो जो सिक्का बंद मुजरिम है, मैं कहूँगा मुल्ज़म वाली कहानी छोड़ दीजिए आप ना, क्योंकि मेरा ख्याल है अब जो सिलसिला आउट हुआ है इस सारी रिपोर्ट से JIT की, चाहे आप कुछ भी कह लें, कोई एक चीज़ है जो ढकी छुपी है। आप इमेजिन करें इन्होंने किया क्या है कि जी 1940 तक के पेपर्स को इन्होंने आप उनको मतलब कहते हैं ख़राब कर लिया ना, उनको अमेंड कर लिया अपने हिसाब से। वो जो उन्होंने 7900 गज जगह जो है वो बहरिया आइकॉन टावर की बात करते हैं। अच्छा हुआ क्या, अब होता यही है कि शेर के ऊपर सवा शेर मौजूद होता है। जब इन्होंने 1927 का नक्शा इस JIT ने ढूंढा तो पता चला वो तो पार्क की जगह थी। अब वही बहरिया टाउन के जो साहब हैं वो चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर कहते हैं जी कि आप ये तो बताइए कि ये 70 मंजिला, मुझे दाद दें कि मैंने 70 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी। भाई 70 मंजिला बिल्डिंग जो आपने खड़ी की है वो आपने गैर कानूनी खड़ी की है, उस जगह का कुछ स्टैंडिंग तो बनती नहीं किसी तरीके से। ये हैं वो लोग जो कि क्राइम के अंदर हैं। और किस किस चीज़ का आप नाम कर्नल साहब, समी साहब और राना साहब, ये जो लेजिस्लेशन की बात हो रही है सब आप लोग कर रहे हैं, क्या ये तहरीक इंसाफ के बगैर हो सकती है? और अगर तहरीक इंसाफ लेजिस्लेशन में हिस्सा लेती है तो किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? मुत्तफिका किया है ना ये। तो यानी कि तहरीक इंसाफ भी शामिल हो गई इसमें। तो ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब अब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि नैब की कारकर्दगी पर मुझे कोई खुशी नहीं है। ये जो एक्सपेंड कर रही है, वो कह रहे नहीं ये कोई और गलत बातें कर रहे हैं। मसलन उन्होंने कौम से खिताब करते हुए ये कहा कि कन्विक्शन रेट जो है नैब का वो 7% है, जबकि चेयरमैन नैब ने कहा कि वो 70% है। और फिर चेयरमैन नैब ने यह भी कहा प्राइम मिनिस्टर से कि आप नैब ज़दा लोगों से मशवरे ना लें। आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो नैब को मतलूब हैं, वो आके आपको भड़काते हैं। हम लोगों ने शो किया था जिसमें हमने कहा था कि एंटी करप्शन की कारकर्दगी जो है वो नैब की कारकर्दगी से कहीं बेहतर है। एक स्टेप और आगे जाके देखें। बिल्कुल तो जब वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया गया कि आप तो ये नारा लगा कर आए थे कि आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी करने जा रहे हैं और ये शोर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, सारे मुकदमे तो पीछे चल रहे हैं। तो भाई 4.5 महीने से आप बैठे हो कर क्या रहे हैं, हुकूमत चला किस तरीके से रहे? ये तो सवाल किया जाना चाहिए। नैब को तो चले आप साइड पे कर दें, क्या इनके पास FIA नहीं है, क्या इनके पास FBR नहीं है, SCCP नहीं है, सारे इदारे मौजूद हैं, बट प्रैक्टिकली ये मूव तो करें। अब जो सारी चीज़ें सामने आई, जो JIT की रिकमेंडेशंस हैं समी साहब, क्या उसके तहत मैं समझता हूँ इनको वैसे इनके ऊपर मुकदमे नहीं कायम कर देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो इनके साथ डील कर रहा है, लेट देम डील
उस तरीके से, लेकिन ये चीज़ तो बनती है कि इनके ऊपर तो हुकूमती मुकदमे एक लिहाज से बनते हैं ना। बिल्कुल ये बात सही है। तो भारत देखिए, इमरान खान की हुकूमत जब से बनी है, जिस एक नुक्ते पर ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वो है नैब के 90 रोज़ का रिमांड कम करके 2 हफ्ते करना, और ये इसको अब इन्होंने अपने तईं एक हतमी मसवदा कानून तैयार कर लिया। लेकिन अगर राणा साहब, मैं भी आपको ये बता दूं, अगर इन्होंने ये कानून साजी करने की कोशिश की ना तो फिर इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा, इसलिए कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, आजाद ये क्रिमिनल स्पेसिफिक है, ये करप्ट लोगों को बचाने के लिए है। ये पाकिस्तान के आवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर एक बहुत बड़ा डाका होगा कि ये चोरों का क्लब मिलके ऐसी कानून साजी कर ले जिसमें चोरों को छूट मिल जाए। और फिर चेयरमैन नैब ने एक और बड़ी जबरदस्त बात की है जो हुकूमत के करने की है, क्यों नहीं नैब कोर्ट्स की तादाद बढ़ाते, और यही बात चीफ जस्टिस साहब ने की है, जो लॉ जस्टिस कमीशन को जो सिफारिशात की हैं, यानी उन पर एक इल्जाम लगता है कि जनाब आप अपनी अदलिया को ठीक करें, आप अदालतों को ठीक नहीं करते। तो उन्होंने बड़ी फसाद से ये बात कही कि हमने तो रिकमेंडेशंस देख चुके हैं हमें, और वज़ीर आज़म जब आए थे पॉपुलेशन प्लानिंग के मौके पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, तब भी चीफ जस्टिस साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जो हमारी जस्टिस लॉ कमीशन की जो सिफारिशात हैं इसको आप इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए कानून साजी करें। उसमें क्या था? उसमें यही था कि कोर्ट्स की जो तादाद है जजेस की वो बढ़ाई जाए, उस पर टाइम लाइन रखी जाए, उसमें ऑटोमेशन पे लगाया जाए, यानी वो चीज़ें थी सारी की सारी जो ज़रूरी हैं अदलिया के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। और फिर उस पर यह था कि इंस्पेक्शन का एक सिस्टम रखा जाए जजेस के ऊपर। अब ये किसने करना है कानून साजी? ये गवर्नमेंट ने करनी है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपोजिशन के लोग क्या कर रहे हैं? चीफ साहब जब भी कोई फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब आप क्यों ये बात कर रहे हैं, आप अपना काम करें। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन है चीफ जस्टिस के खिलाफ कि जी वो अपना काम नहीं कर रहे। अब ये चीजें हैं जो बेसिकली चेयरमैन नैब भी इस चीज पर निशानदेही कर रहे हैं कि नैब कोर्स बढ़ा दे। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने 3-4 चीजों का कहा कि उनका ख्याल रखेंगे, उसमें एक जस्टिस सिस्टम को भी उन्होंने कहा कि मैं बेहतर बनाऊंगा। तो फिर इतनी डिले क्यों हो रहा है? ये जो समी साहब जिस पे इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा क्लियर इशारा से ये किया है, ये आपकी पार्लियामेंट ये पिछले 4 महीने की जरा कारकर्दगी मुझे दिखाइए तो सही ना। इन्होंने कानून साजी की कौन सी है? ये सारे इकट्ठे होते हैं एट नंबर ऑफ ओकेजन्स। आई सेड कि with all respect, ये तो बेसिकली डोंट कॉल इट टू बी नेशनल असेंबली, इट्स अ डिबेटिंग क्लब। दे कम एक दूसरे के ऊपर आप कह सकते हैं कि दशनाम तराजी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और फिर बिल्कुल आप देख लेना कि एक शख्स जो कि ओके नैब ने उसका रिमांड लिया हुआ है, आपने कहा जी कि नहीं आप उसको लेकर आ जाओ, वो तो अपोजिशन लीडर है। साथ ही आप कंप्रोमाइज इस हुकूमत का देख लें, उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आपने बना के रख दिया। नो ही इज द वन, यानी कि वो सारी चोरियां जो कि पंजाब से आएंगी पिछले 10 साल की, नो ही इज द वन, उनको उन्होंने कंडोन करना है या उनको आगे लेके चलना है। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। मैं बताऊं, अच्छा इसमें एक चीज की मैं वजाहत कर दूं। देखें जो नून लीग के ज़माने की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उसको शहबाज साहब ने कहा है कि मैं नहीं सुनूंगा उसको, उसमें वो नहीं बैठेंगे। तो वो जो एक चीज़ थी, जो एक एतराज़ था बड़ा कि उनको आप चेयरमैन इसलिए नहीं बना सकते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्योंकि उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी जो रिपोर्ट्स आएंगी तो वो ये शहबाज साहब ने अंडरस्टैंडिंग है जिसमें कि वो उन रिपोर्ट्स में, उन कमेटीज़ में वो नहीं बैठेंगे। लेकिन फिर एक और चीज़ है ना, हम अक्सर सुनते हैं कि जी हाई मॉरल ग्राउंड्स, हाई मॉरल वैल्यूज़, तो ये दे आर दी वन कि जिनके खिलाफ करोड़ों नहीं अरबों के मुकदमे चल रहे हैं। इन्होंने ऑरेंज टैंक के ऊपर देखिए ना कर्ज लिया और आज 1 तारीख से उसके ऊपर कर्जा जो है वो वाजिबुल अदा हो गया, वो पता नहीं चलेगी कब। नो दैट इज मतलब विजन आप देख लेना कि सारे के सारे। लेकिन जो मुझे बात समझ आई है कर्नल साहब, आपकी इजाजत से भी राणा साहब की तरफ में आऊंगी, जब आम एक तासुर आता है ना एक आम बंदे को कि पेंडिंग केसेस हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद कोर्ट की तरफ से परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं की जा रही। लेकिन जो आपने भी पॉइंट किया कि बेसिकली ये हुकूमत का काम है लेजिस्लेशन करना, और कर्नल साहब ने कहा है कि इतने महीने हो गए हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को आए हुए, तो क्या सोए हुए? ये गवर्नर रात से बाहर नहीं आते हैं, इनका पास चले तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लें। ये भी एक टोपी ड्रामा है कि जी मैं उस कमेटी में नहीं बैठूंगा जिसमें नून लीग का, भाई आप अफसरों को बुलाकर ग्रिल करेंगे वहाँ पे, बाकी मामलात में बाकी पूरे डिपार्टमेंट्स आपके सामने पेश होंगे हाथ बांध के, आप वहाँ पे उनकी ऐसी तैसी फेरेंगे तो क्या होगा? वो डरेंगे नहीं आपसे? आप अपने इस ऑफिस को इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने मकासद के लिए, अपने जाती मफादात के लिए? एक नैब के मुल्जम को जो गिरफ्तार है वो उनको होना नहीं चाहिए था चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और ये इमरान खान ने बहुत बड़ा कंप्रोमाइज किया है अपने असूलों पर। और जो आप बात कर रही हैं ना, ये एक सारा इन्होंने ढकोसला है। ये बात राणा साहब की ठीक है कि ये बेसिकली जो इमरान खान साहब ने अचानक एक तहलका मचाया था ना कि यू टर्न कामयाब सियासतदान लेते हैं, तो ये कामयाबी उस वक्त नहीं अंदाजा था। उस वक्त मैंने उसको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिया था कि यू टर्न से मुराद ये है कि आपने अगर कोई पॉलिसी स्टेट कर दी है
لیکن بیچ میں سچویشن ایسی آ گئی ہے, قوم کو ضرورت کسی چیز کی ہے تو آپ اس میں تبدیلی کر لیں, جس کو یو ٹرن کا نام لے دیا گیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شہباز شریف صاحب جو خود ایک بہت بڑے ان پر الزامات ہیں, ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے میں قوم کی کیا خدمت ہے, یا اس میں کرپشن کے خلاف کیا اچیومنٹ ہے. اب وہ کیا انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں نے چلانی ہے, پارلیمنٹ چلا. ٹھیک ہے جی, اس پہ مزید بھی بات کریں گے ناظرین, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایڈن ہاؤسنگ کیس جو ہے, جس میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ کس ملک کی جو فوج ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی میں ہوتی ہے, اس حوالے سے کچھ بات کریں گے, ڈسکس بھی کریں گے. کرنل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن بریک کا وقت ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرنل صاحب آپ سے سوال نہیں کرتی, پہلے میں سیدھا سمی صاحب کی طرف آ جاتی ہوں. جی سمی صاحب, ایڈن ہاؤسنگ کیس ہے کیا, تھوڑا دیکھیں. بتائیں. ایڈن ہاؤسنگ جو کیس ہے وہ یہ تھا کہ ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا. ایکچولی یہ شہداء کے لیے ایک اسکیم بن رہی تھی ان کے ورثاء کے لیے, تو اس میں جو ایڈن اور ان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بگڑتی اس طرح چلی گئی کہ اس میں پھر پرائیویٹ لوگوں کو بھی پلاٹ دے دیے گئے. ایکچولی یہ شہداء کی فیملی کے لیے تھی. اس پر آج یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہو گیا, چل رہا تھا. تو آج چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے, کیونکہ انہوں نے ٹائم دیا ڈی ایچ اے کو اور ایڈن والوں کو کہ آپ اس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیں, لیکن ایگریمنٹ کوئی ہوا نہیں. جس پر آج چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ایک بڑا سوال اٹھایا کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, کیا یہ بنانا پاکستان کی آرمی کا کام ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے اس کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, پاکستان کی حفاظت کرنا, لیکن یہ کمرشل اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اور اگر صرف شہداء تک بات ہوتی کہ ان کے لیے آپ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں, سب ٹھیک ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایکچولی یہ گورنمنٹ کا کام تھا کہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے, کیونکہ وہ صرف فوج کے تو نہیں ہے نا, پوری قوم کے شہداء ہیں, تو ان کے لیے یہ حکومت کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ سب کچھ یہ کرے. تو ساتھ انہوں نے سوال کیا, ڈی ایچ اے کے نمائندے تھے وہاں پر, ان سے انہوں نے سوال کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ کہاں سے لیا آپ نے, کوئی دنیا میں کوئی فوج کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ملائیشیا کی فوج یہ کرتی ہے, ہم نے ملائیشین آرمی کا یہ جو ہے وہ, تو انہوں نے کہا بس ایک ہی فوج آپ نے دیکھی دنیا میں اور اس کا ماڈل آپ نے اٹھا لیا. اچھا یہ جو ساری بات ہے نا, میں نے کہا اگر آپ اس طرح کی اسکیموں میں آئیں گے تو نام آپ کا ہی خراب ہوگا. یہی بات ہے, یہ سارا جو پرپس تھا نا گفتگو کا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہوتی ہے, ڈی ایچ اے اس کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس پر اپنی پالیسی بنانے کی کوشش کرتا ہے. چند انڈیویجولز کا کوئی ایسا کام جو برا کام ہو جس میں اعتراض ہوتے ہیں, لیکن سارے کا سارا ادارہ پھر بات, مثلا ڈی ایچ اے سے مراد کیا, عام آدمی سے پوچھیں جی پاکستان کی فوج کی ڈیفنس ہاؤسنگز کی بڑے اچھے گھر ہیں, بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن بہت زیادہ اعتراضات بھی ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی زمین جو عام پرائیویٹ سوسائٹی ایکوائر نہیں کر سکتی, ڈی ایچ اے ایکوائر کر لیتی ہے. اور یہ تاثر یہ ہے کہ کیونکہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, تو بنیادی طور پر جو چیف جسٹس صاحب آج بات کر رہے تھے نا, انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا, بلکہ انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا میں چند دنوں میں کیس لگانے والا ہوں. وہ کون سا کیس ہے یہ نہیں انہوں نے بتایا, جس میں انہوں نے کہا کہ میں بالکل یہ سامنے کر دوں گا اور میں دیکھ لوں گا کہ یہ کس طرح پاکستان کے اداروں کو, ان کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن فیصلہ انہوں نے ریزرو کر لیا. یہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈی ایچ اے سے یہ کہیں گے کہ وہ یہ جو لوگوں کے جو پلاٹ ہیں ان کو ڈیولپ کر کے دیں, اور جو ایڈن نے جو پیسے خرچ کیے ہیں ان کو اس کی پیمنٹ کریں. لیکن جو بنیادی معاملہ تھا, دیکھیں بہت, کرنل صاحب آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, بہت بڑا اعتراض ہے. پاکستان کے بہت سارے دانشور یہ کہتے ہیں, جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹائی فوج ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی فوج کا کام نہیں تھا کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں, ڈیفنس بنائیں, اور یہ ایکچولی پاکستان کی فوج کر بھی نہیں رہی. یہ ایک ان کا ایک یعنی ایک شعبہ ہے, ذیلی شعبہ جو یہ کر رہا ہے, بٹ نام تو کرنل صاحب فوج کا آتا ہے نا. کیا کہیں گے آپ؟ جہاں تک تو آج کے ریمارکس کا تعلق ہے چیف جسٹس کا, سرٹلی میں کسی چیز کے اوپر نہ کوئی کامنٹ کروں گا, نہ میں کوئی ریمارک کروں گا. جو سمی ابراہیم صاحب نے کچھ چیزیں جو مجھ تک پہنچائی ہیں, سرٹلی آئی ووڈ لائک ٹو رپلائی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ڈی ایچ اے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اوکے جی کہ فوج اس کی لک آفٹر کر رہی ہے انڈر دی AWT, تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر لائر سوسائٹیز بھی ہیں, جوڈیشل سوسائٹیز بھی ہیں, وابڈا کی ہے, سوئی گیس کی ہے,
ریلوے کی ہے, پی آئی اے کی ہے, ایل ڈی اے کی ہے, نیول کی ہے, فضائیہ کی ہے, بحریہ کی ہے. اچھا نو واٹ ہیپن, کوئی بھی ایک, میں اس لیے نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ میں کچھ سرمت دینے لگا ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ میں کچھ جسٹیفائی کرنا چاہوں گا. اس لیے اب دیکھیے کوئی بھی ایک ادارہ ہے وہ اپنے امپلائیز کی سرٹنلی وہ لک آفٹر کرنا چاہتا ہے. اچھا اب مجھے یہ جن کے میں نے نام لیے, آئی ڈونٹ نو کہ آیا یہ پارلیمنٹ سے ان کو اپروول ہے کہ نہیں. آپ کے ڈی ایچ اے جتنے بھی اس وقت پرسسٹ یا ایگزسٹ کر رہے ہیں اے ڈبلیو ٹی کے اندر, ان کو پارلیمنٹ سے اپروول ہوا ہے, اور پارلیمنٹ کے اپروول کے بعد اینڈ دیر ہیڈ بن لاٹ مینی ڈسکشن ایکچولی سمیع صاحب وہاں اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اور دین اٹ واز اپرووڈ. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز ایک میرا سوال ہے, جی بالکل بتائیے گا. بیسٹ لینڈ جو ہے وہ ڈی ایچ اے ایکوائر کر لیں. میں اس کی لاہور ایئرپورٹ جو ہے نا, آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے, میں وہاں پر کرائے پہ رہتا رہا ہوں, جہاز جب آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ شاید گھر کے اوپر لینڈ کر جائے گا. کوئی اور پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ کیا اس طرح کی زمین اتنی مہنگی اتنی اچھی جگہ پہ ایکوائر کر سکتی ہے؟ اس کا بھی میں کچھ ریزننگ دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اے ڈبلیو ٹی کے اندر یا اوورآل کچھ کانسیپٹ مجھے دینا چاہیے نا, کلیئر کرنا چاہیے ہے کیا یہ. اس کے اندر کسی طرح کا ایک سنگل پینی بھی ڈیفنس فورسز کا یا ڈیفنس بجٹ کا ایک سنگل پینی ڈز ناٹ گو ٹو دی ڈی ایچ اے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے ون سرونگ بریگیڈیئر وہ ہر ڈی ایچ اے کو, ہی از دی ایڈمنسٹریٹر ہو از لکنگ آفٹر. دا ڈے ہی جوائنز ڈی ایچ اے تو اس دن اس کی جو فوج سے تنخواہ ہے, اٹ از ناٹ کہ وہ 56 کمپنیوں کی میں بات کروں کہ وہ ادھر سے بھی تنخواہ لے رہے تھے اور یہاں سے بھی 20 لاکھ تنخواہ لے رہے تھے, وہ تنخواہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے فوج سے, اینڈ ہی از ایکچولی آن ڈسپوزل آف دی ڈی ایچ اے. ایک یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ از ورکنگ بالکل ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرے. کوئی ایسا نہیں کہ آپ یہ کہیں نہیں فوج ہے تو وہ شتر بے مہار انہوں نے یہ فیکٹری خرید لی, یہ کام کر لیا, وہ کر لیا, ناٹ ایٹ آل. اور نہ اس ساری چیز کے اندر سرونگ ملٹری آفیسرز یا ہمارے نارملی, کیونکہ ہم کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر کا آج کل ہر سوشل میڈیا کے اوپر بندہ حصہ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ ہمارے جنرل آفیسرز کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک یہ تو بتائیے, اگر پریکٹیکلی ٹاکنگ ایک جنرل آفیسر کی تنخواہ جو کیری ہوم ہے اٹ از ناٹ مور دین میرا خیال ہے 1,25,000 سے 1,30,000 سے سبھی. لیکن سر یہ جو سوال کیا صاحب نے, انہوں نے کہا کہ کسی ملک کی فوج کمرشل کاروبار میں ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں پراپر ایک بنگلہ جو الگ سے بنا ہوا ہے, ایک سرونگ بندہ اس کو سرو کر رہا ہے. پہلے آپ دیکھیے, میں جس ایک لاجک کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, ہمارا فوج کا ایک آفیسر کی میں بات کرتا ہوں, وہ 42-43 ایئرز کی سروس کے اوپر, اور آپ کی تقریباً 70% فوج جو ہے وہ اس ایج پہ ریٹائر ہو جاتی ہے 42-43 ایئرز کی ایج کے اوپر. ہی از اے میجر. بچے ابھی شادی ہوئی ہوتی ہے 10-12-14 سال کے ہوتے ہیں, دے آر گروئنگ اپ. کیا کرے گا, گھر ہے کوئی نہیں. فوج نے اس کو ہاں کہا جی کہ یہ ہماری ویلفیئر اسکیم ہے, اس کے تحت ڈی ایچ اے کے اندر اس کو آپ ایک پلاٹ دیتے ہیں. نو اٹ از اپ ٹو ہم. اب سمیع صاحب جیسے کہتے تھے یہ ڈی ایچ اے کے اندر کرائے پہ کے گھر میں رہتے تو کسی فوجی کے گھر ہم شور نہیں ہونا. ڈی ایچ اے لاہور ذرا آپ چلے جائیے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سول سے ہیں, ایک لحاظ سے پاکستانی ہیں, انہوں نے پلاٹ یہ خرید کے تو گھر بنایا. لیکن سے بیوہ اور شہدا کے نام پر تو آپ کاروبار نہیں نہ کر سکتے, آج کے یہ بھی ریمارکس دیے گئے ہیں. ایک چیز دیکھیں, پہلے میں آپ کو بتا دوں, کسی ایک ناٹ ایون ایٹ سنگل سٹیج کہ جہاں پر اے ڈبلیو ٹی یا ڈی ایچ اے نے کہ بیواؤں کے اوپر یا شہداء کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کیا ہو, یا ہم یہ کہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کا نام استعمال کر کے کسی طرح کا کوئی کام کیا ہو. بیوہ اور شہداء کو شیلڈ بنا کر رائلٹی کی رقم لے لی جاتی ہے. This is what اب ایک چیز میں اب مجھے بتائیے نا, نہیں نا, میں آج ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, وار آن ٹیرر کے اندر آپ کے 70,000 سے زائد پاکستانیوں نے جانے دی ہیں. ٹھیک, اس میں فوج سے تعلق رکھنے والے 8-10 ہزار ہیں. 60,000 آر سیویلین. یہ تو وہ ہیں جو کہ شہید ہو گئے. مور دین 1 لاکھ وہ ہیں جو زخمی ہوئے, جس میں سے 40,000 وہ ہیں جن کے لمز فارغ ہو گئے, وہ کسی طرح کام کرنے کے قابل نہیں رہ گئے. نو, اس یور گورنمنٹ یا جو پچھلی حکومتیں تھیں ور دے کیپیبل کہ وہ ایک تو ان کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں, اور یہ وہ 60,000 جو شہید ہوئے آپ کے, ان کی کس کی ذمہ داری تھی؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی آتی تھی. اسٹیٹ ان کو کسی طریقے سے مینیج تو کرنے کی کوشش کرتی. اسٹیٹ نے کیا مینیج کیا؟ پہلے ان کا ریٹ 3 لاکھ رکھا تھا انہوں نے, اس کے بعد 5 اور اب 10 لاکھ روپے رکھا. ایک انسان کی قیمت 10 لاکھ کی ہے. ایک تو چھوڑ دیں, وہ شخص جو کہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا, آپ نے اس کو گھر پہ ڈال دیا. اب وہ گھر کے کما تو سکتا نہیں, گھر کا واحد کمانے والا ہے, وہ گھر والوں کے اوپر بھی لائبلٹی بن گیا. نو, دس لائبلٹی ہیز بین ٹیکن اوور بائی دی آرمی فار اٹس اون پیپل. مجھے یہ بتائیے نا, اس کے اندر میں آپ کو سمیع ابراہیم صاحب آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, ارینا آپ سے بھی اور رانا صاحب سے بھی,
آپ وزٹ کریں ذرا آرمی ریہیبلیٹیشن سینٹر کا اینڈ یو وڈ کم ٹو نو. لیکن اس میں بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ایک بات تو ہے نا کہ جو لوگ جو سیولین جو شہید ہوئے جی وہ بھی تو پاکستان کے شہید. ساری یہی تو میں کہتا ہوں. اگر فوج اگر آپ دیکھیں نا یہاں پر پھر ایک ہمیں وہ نظر آتی ہے, ایک تقسیم سی نظر آتی ہے کہ تقسیم سمیر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, تقسیم ایک نیشنل پولیس فاؤنڈیشن ہے, انہوں نے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں اپنے پولیس والوں کے لیے, اور کیا ٹھیک ہے. اسی طرح جو سیولین امپلائیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, ان کے آپ نے کہا نا کہ کوئی جو قیمتی جگہ اچھی جگہ ہوتی ہے وہ ڈی ایچ اے کو چلی جاتی ہے. یہ آپ کا G13 اور G14 یہ اسلام آباد کے بڑے قیمتی سیکٹرز تھے, یہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کے افسران کو دیے گئے, ٹھیک ہے, تو جو سول افسران ہیں. تو یہ ایک تاثر جو ہے نا کہ صرف کوئی فوج ہی اپنے لوگوں کا کرتی ہے, یہ ہماری سول گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ بالکل صحیح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت جو ہے وہ بھی اپنا ہمارے یہ شہداء جو ہیں قوم کے شہداء ہیں, حکومت کو آگے آنا چاہیے اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اچھا, اس طرح کے اور بھی آپ کو پتہ ہے کیسز آئے تھے ڈفرینٹ سوسائٹیز کے حوالے سے. وہ سیل ڈیڈ کا بھی ایشو آیا تھا, انہوں نے کہا جی ڈی ایچ اے والے ایک الاٹمنٹ پیپر دے دیتے ہیں تو ہم لوگ بھی الاٹمنٹ پیپر دے دیتے ہیں, جس کے اوپر اعجاز الحسن صاحب نے کہا تھا کہ سیل ڈیڈ ہونی چاہیے, پراپر ہے. اس طرح کی ایگزامپلز دیتے ہیں نا, آپ یہ بھی دیکھیں. میرا بھی ایک سوال آپ ایڈ کر لیں کہ اب جو بائی لاز بناتے ہیں ڈی ایچ اے والے, بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ شہر کے اندر ایک ایسا شہر ہے جس کے قوانین قطعی طور پہ مختلف ڈفرینٹ ہے. ہاں, یعنی سائن بورڈ اگر حکومت کہے نا کہ ہٹا دیں تو وہ کنٹونمنٹس والے ڈی ایچ اے والے وہ کہتے ہیں جناب آپ یہاں پر آپ کون ہیں آ کے ہمیں کہنے والے کہ آپ ہٹا دیں. اور آج یہ اب دیکھیں یہ جو اتنا اس میں یہ جو معاملہ تھا نا ایڈن والا, اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس میں متاثرین ہیں, اور 30% شیئر ڈی ایچ اے نے اپنا نام جو ہے نا وہ اس کے 30% پہ بیچا. ایڈن کا تعلق کس کے ساتھ ہے ذرا وہ بھی تو بتائیے. ٹھیک ہے, اچھا پھر میں اچھا اس میں آج چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بات کہی کہ کون تھا جس نے اس کو اپروو کیا, انہوں نے کہا جی جنرل بخشی تھے. تو چیف صاحب نے کہا کہ جنرل بخشی تھے تو ابھی بھی اللہ نے ان کو بخشا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا آگے سے ڈی ایچ اے کے نمائندے نے کہ جناب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اسلام آباد میں زندگی گزار رہے ہیں. اب میرا سوال اصل میں کرنل صاحب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ, یہ زمینوں کا کاروبار, فوج ہمارے لیے اتنی محترم ہے, یہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہیں, وہی پتہ نہیں کیسے زبردست وہ لوگ ہیں, وہ فیملیز ہیں جو اپنے جوان بچوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں, اس ملک کے لیے خون دیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری جس فوجی سے بات ہوئی ہے خدا کی قسم, میں آپ سے کہتا ہوں اس کو نہ کسی چیز کا لالچ ہے, نہ وہ کوئی چیز مانگتا ہے, لیکن ان کے نام پر ہم یہ جو ایک اس طرح لوگوں کو موقع دیتے ہیں آ کے سوال کرنے کا, یہ مدعا بھی ہے, جوڈیشل کی بھی ہے, ایک جسٹیفیکیشن بھی آپ دے دیتے ہیں, پیرلل بھی ڈرا کر دیتے ہیں. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, سمیع ابراہیم صاحب نے جو بات کی میرے استاد بھی ہیں, میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں بڑے ادب سے ان سے اختلاف کروں گا. یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اگر میں بھی کل بارڈر پہ میں موجود تھا, اگر میری جان بھی چلی جاتی اپنے ملک کے لیے, یس فار می اٹ واز این آنر, ایون فار مائی فیملی اٹ واز این آنر. حقیقت میں آپ کو بتا دوں فوج کا کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی احسان نہیں ہے. دس از آر رسپانسبلٹی اینڈ وی ڈو اٹ. اینڈ لائک وائز جس طرح سمیع صاحب نے کی, میں بالکل احترام کے ساتھ کہوں گا پلیز ہم اپنے شہیدوں کو, شہید بچوں کو, ان کی بیواؤں کو ہم کسی صورت, یس وی آر سپوز ٹو لک آفٹر دیم, وی ول کیپ آن لکنگ آفٹر دیم, اینڈ ناٹ ایٹ آل میں یہ کہوں جی کہ نہیں ان کا نام ہم خدا نہ خواستہ بیچیں. اور اگر ایڈن کا یا ڈی ایچ اے کا کسی طرح کا گٹھ جوڑ کوئی تعلق آتا ہے, انویسٹیگیشن کریں اس کے اوپر مقدمہ چلائیں, اینڈ آل دوز پیپل ہو آر ریسپانسبل ٹیک دیم ٹو دی, مطلب آپ ان کو لا پہ لے کے جائیں, بالکل ٹھیک ہے نا. باقی لیکن اس کے علاوہ اس کی آڑ لے کے اور وہ جو پھر 5th جنریشن وار فیئر کمپین کا ایک لحاظ سے حصہ بن جانا اگینسٹ دی آرمی, میرا خیال ہے ہمیں وہ زیادتی جو ہے نا وہ اس کا بالکل جواب دینا چاہیے. اینڈ دیٹ از واٹ آئی ایکسپیکٹ. اور صحیح بات ہے سمیع ابراہیم صاحب, آپ میں آپ کی جو بات ہے نا 100% میں اس سے ایگری کرتا ہوں, میں بالکل کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا. لیکن میرے سامنے جو آج چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ ان کے ریمارک, اب انہوں نے کہا کیا, دیکھیں انہوں نے کہا جب آپ اسکیموں میں گئے, جب آپ اسکیموں میں گئے آپ کا نام خراب ہوا, آپ نے وہ زمینیں خریدی جو متنازع تھیں. میرا خیال ہے میں ایک چیز آپ سرچ کرنا چاہوں گا, میرا خیال ہے یہ دونوں سوال جو ہے نا
इनका जो रिस्पेक्टिव DHs हैं उनको तमाम फैक्ट्स और फिगर के साथ सारा डाटा देना चाहिए। जब मैंने आपसे कहा ना कि ज़मीनें ये वो ख़रीदते हैं, वो मालिकान देते हैं नीचे से जी कि आप हमें इसके अंदर अकामोडेट कर लें। इवन पेमेंट का भी सिलसिला नहीं होता। लाइक किसी के अगर फ़र्ज़ करें 1 एकड़ ज़मीन है, वो कहता है जी कि ठीक है आप आपको 25% 30% देते हैं, क्योंकि फाइन ये आइडियल किस्म की सोसाइटी बनती जिसे इन्होंने बाई लॉस की जैसे बात की। ये ज़रूर है कि 5 फुट आपने लेफ़्ट छोड़ना, राइट छोड़ना, 10 फुट पीछे छोड़ना, 40 फुट 30 फुट आगे छोड़ना है। हर घर के अंदर आप इसी तरह का देखें जैसे वहाँ पे कनाल के घर बने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं केस में था, मैंने ये बात इसलिए की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर किया कि आप सारे साइन हटा दें, साइन बोर्ड। उसमें जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने कहा जी कि हम अगर ये हटा देंगे तो हमारे तो बहुत सारे हॉस्पिटल इसकी आमदन से चलते हैं, हमारे बहुत सारे रिफाई काम इससे होते हैं, हम तो इससे नहीं हटा सकते। तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये एक हैजर्ड है, यानी आप सड़क पे आपने बोर्ड लगवा दिए हैं, हवा आती है, एक तो उसमें पोल्यूशन की बात है, एनवायरनमेंट ख़राब होती है, दूसरा ये लोगों के लिए बड़ा ये वो है तकलीफ दे है। अच्छा, उन्होंने इतनी ज़्यादा उस पर बहस की, इतनी ज़्यादा उस पर बहस की एक बोर्ड पे, और उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो ये, यानी वो बिल्कुल उस बात पर सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसको तस्लीम करने के लिए, उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं थे। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। बिल्कुल उनकी बात बजा है, चीफ जस्टिस का जो भी कहना, उनके एतराज़ात, उनके सवालात करना बनते हैं कि उनको सवाल करने चाहिए। जो DHs हैं, AWT है, सर्टली उनको जवाब देना चाहिए। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। कोई DHA है, इवन कैंटोनमेंट बोर्ड है, आप अंदाज़ा लगा लें कोई किसी तरह की हुकूमती सपोर्ट नहीं है इनको। ये सारे के सारे डेवलपमेंट के काम, बिजली, सारा हर चीज़ का ये खुद इंतज़ाम करते हैं और अरबों के हिसाब से। सुनिए ना, बहुत से लोग कहते हैं वो इंट्रूजन चाहते नहीं। नो प्लीज, ऐसा नहीं, एक परसेप्शन है। ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ, अरबों रुपए के हिसाब से जो टैक्सेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को भी जाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जाते हैं, जो किसी तरह के पैसे चिप नहीं करते। और अगर आपने थोड़ा सा कंपैरिजन करना, क्योंकि बात थोड़ी सी समी साहब ने भी खोल दी, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, LDA वालों को आप अरबों रुपए देते हैं सफाई सुथराई का, आप ये एक सिंगल पैनी नहीं देते आप कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर को या बाल्टन को, किसी को। आप दोनों के अंदर फ़र्क सारा देख लें, आई थिंक हर चीज़ आपको। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, एक बात मैं एग्री करता हूँ कर्नल साहब की, कि अगर कोई बात इस तरह की है कि कोई मुतनाज़ ज़मीन है तो उसमें ये बात सही है कि जो रेलेवेंट है सामने लेकर आए उनको, सोसाइटी है, वो उस बात को सामने वो उनको क्लैरिफाई करना चाहिए और वो इसका जवाब दे सकते हैं। मैं ये बात तस्लीम करता हूँ, एक जो ओवरऑल जो बात है वो तस्लीम है, लेकिन क्योंकि ये आज बात हुई है, चीफ साहब ने एक उनके रिमार्क्स आए, एक परसेप्शन की बात थी, इसलिए कर्नल साहब से हमने शौदा और बेवाओं का जिक्र था, वो सब हमारे हैं। और ये बात मैं एक बात कहता हूँ, ये देखें, ये इस हुकूमत के लिए शर्म की बात है कि जो शहीद वो हमारी पूरी कौम के शहीद, बिल्कुल वो कुछ सिर्फ पाक फौज के, पाक फौज पाकिस्तान की फौज है, ये पाकिस्तान की हिफाजत करती है। ये इस हुकूमत के लिए शर्म की बात है। वो सिविलियन 60,000 70,000 जिन्होंने अपनी जानें दी, वो पुलिस वाले जिन्होंने जानें दी, और ये हमारे पाक फौज के जवान जो हैं जो अपनी जानें दे रहे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, उन सब के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो चीफ जस्टिस साहब ने वेरी राइटली उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का काम है कि वो ये सारा काम करे। लेकिन हुकूमत ने एक वैक्यूम जिस तरह हॉस्पिटल्स में छोड़ा हुआ है, तालीम में छोड़ा हुआ है, तो इसलिए बीच में ये चीजें इस तरह से करनी पड़ रही है। क्यों राना साहब? ये आपने देखा हमारे जो सिविल इदारे हैं, जैसे LDA का जिक्र हो रहा था, अभी वो LDA का वो आशियाना हाउसिंग स्कैंडल भी चल रहा है, ये सारी चीजें अब देखें। ये CDA भी है यहाँ पर, इसी तरह कराची में KDA ने जो कुछ किया, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामलात जो है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ओवरऑल हमारा सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है, वो एक्चुअली वो प्रोवाइड जो है वो इतनी रच बस गई। दूसरा समी साहब ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड जो है ना, वो सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं है कि आर्मी वाले उनको चलाते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड का इंतज़ाम जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदों के हाथ में है, और वो इलेक्टेड नुमाइंदे सिविलियन है सारे, वो वहाँ पे कंटोनमेंट बोर्ड का निज़ाम वो चलाते हैं। हाँ ठीक है, वो बात आपकी। जी प्लीज। देखिए, हम बड़े हर शख्स जो उठता है ना मीडिया को देखता है, बोलो यार फौज को हम जरूर क्रिटिसाइज करें, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आपके जितने भी पॉलिटिकल हराकी लीडर्स, मैं नहीं इनको लीडर मानता, फाइन, लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान को पॉलिटिशियंस कह लें, किसी एक का बच्चा आपने देखा एयरफोर्स नेवी आर्मी के अंदर गया हो? अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ, प्रिंस हैरी को आपने फॉकलैंड के अंदर वॉर के अंदर देखा है, ठीक है। आगे चलिए, प्रिंस हैरी जो विलियम उधर गया, प्रिंस हैरी ने
2 टेन्योर अफगानिस्तान के अंदर गुजारे। ये कहना बड़ा आसान लगता है जी कि नहीं सारा जो कुछ भी है, लेट मी टेक यू टू फाटा के एरिया में, सियाचिन के एरिया में, और जहाँ पर -30 डिग्री का टेम्परेचर है, और बिल्कुल ठीक है। बट मुझे कहा जाता है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और आखिरी की स्टोरी में चाहूंगी कि सब इस पे कमेंट कर दें। सर क्या विफाक हिल सकता है? मौला बख्श चांडियो साहब आज काफी हमें नजर आए सवाल से कहते हुए कि जब चाहे हम विफाक को हिला सकते हैं। ऐसे इकबाल साहब भी कुछ कह रहे थे। बात है कि जो एक शफाफ एहतसाब शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस पर धूल उठाने के लिए, उसको एक मुतनाज़ा बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने ये सारा काम शुरू किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो एहतसाब नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद नैब को मतलूब हैं, वो खुद पकड़े जाएंगे। उन्होंने ये जो सारे का सारा सिंध को गिराने की बात की, उसको ये इसलिए किया कि ताकि वो जो एहतसाब की से तवज्जो हटे लोगों की। पीपल्स पार्टी ने, जैसे कल राना साहब कह रहे थे, आसिफ अली जरदारी एक बहुत ज़हीन और शातिर आदमी है, मैं शातिर लफ्ज़ यूज़ करूंगा उनके लिए। उन्होंने इस मौके को इस्तेमाल करते हुए वो इंटीरियर सिंध चले गए और उन्होंने ये सारी की सारी साजिश में मैं अर्ज करता हूँ, हिलाने की बात ही नहीं है ये, आप इसको समझें, हिलाने की बात नहीं है ये। मामला सारे का सारा इसलिए उठाया जा रहा है कि जो एहतसाबी अमल है उस पर सवाल आ जाए, लोगों की तवज्जो उससे हट जाए, ये वफाक वर्सेस सिंध का मामला बन जाए और उसमें फिर ये छूट जाए। ये बुनियादी तौर पर ये कर रहे हैं, काउंटर वाला काम दब जाए, दब जाए। असल बात ये है कि उसको दबाने के लिए आज मौला बख्श चांडियो साहब ने, कर्नल साहब आप बताएं। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखिए एक पॉलिटिकल पॉलिटिशियन है, वो कहता है जी कि वफाक से वो लुटेरे आते हैं सिंध के अंदर। और मैं आज बता दूं, सिंध के अंदर जब NFC अवार्ड के पैसे जाते हैं ना, ये सिंध के अंदर की बात है। वो कहते हैं भी जो लूट सकते हो लूट लो, ये तो पंजाब का पैसा आ रहा है, दिस इज व्हाट इज द इनसाइड देयर इन सिंध गवर्नमेंट। और क्या आप सोच सकती हैं, एक सिंध गवर्नमेंट को आप ले लें, पूरी गवर्नमेंट, KMC, KDA, पानी वाले, बिजली वाले, बशमूल चीफ मिनिस्टर उस सूबे के इस सर्विंग होम ओमनी ग्रुप को सर्व कर रहा है, या फिर आसिफ अली जरदारी को। बाकी किसी और सूबे में इस तरह का काम होता है आपने देखा? बड़े इलेक्टेबल्स हैं वो, लोगों ने उन्हें वोट दिए ना। और यही वो चीज़ है जिसका समी साहब ने मेरा ख्याल है इशारा किया। इन सारी चीजों से उसको तवज्जो सब मिले हुए हैं, आप ये देखें ना, सब मिल गए। देखिए समी साहब बात सुनिए, सब यूं है, सब माया है, सब माया, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो है ना मामला, ये सारा जाली अकाउंटों वाला जो स्कैंडल है ना, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये जो आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जरदारी के लिए, वो शातिर आदमी है, उन्होंने इनको ना जाल फैलाया और ये उसमें फंस गए PTI वाले। और उन्होंने कहा कि अच्छा ये आप भी फिर एडवांटेज दे देते हैं, जाल में फंस गए। उसने कहा था ना भोली है जरा, उन्हें क्या बेटी भोली भी नहीं, ये इतने भोले हैं इनके साथ है, सारे बीच में मिले हैं, जो मिले हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल मिले हुए हैं। देखें ये जो है सिर्फ एक इमरान खान ऑनेस्ट आदमी, बात सुने, मैं आज भी कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं सर? आप इंसान अपने दोस्तों कंपनी से अगर ऑनेस्ट वाहिद ऑनेस्ट आदमी है पूरी तरीके तो महमूद खान साहब क्यों वजीर आला है? आतिफ खान साहब क्यों है सर? फिर अलीम खान साहब क्यों है? अलीमा बात ये है, बात सुने मेरी बात सुने, अपने घर से आप ठीक करते हैं ना। उनकी अपनी बहन ने टैक्स नहीं दिए हुए, उनकी सारी कैंपेन इस पर थी। नहीं कोई नहीं, नहीं एक मिनट, अलीना की मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अलीमा की, ओके, अलीमा का ये जो कहते हैं ना कि एक बहन के 60 अरब हैं, दूसरी के 40 अरब हैं, आई वुड सिंपली से ये पेपर्स लेके सारे आ जाएं। अलीमा वाज डूइंग बिजनेस विद वन ऑफ हर फ्रेंड पिछले 30 सालों से। उन्होंने क्या किया? चले कोर्ट में चल रहे हैं ना, पता चलेगा, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। साबित हो गया, तो जुर्माना हो गया, तो वो कर्जे से लिया, उन्होंने मनी ट्रेल दे दी है, अलीमा खान ने मनी ट्रेल दे दी है, मनी ट्रेल दी है। और 3 जनवरी लास्ट डेट है जब तक उन्होंने पैसे जमा कराने, और वो कर्जा लेके फ्लैट उन्होंने खरीदा नहीं, एमनेस्टी ली है, कर्जा लेके उन्होंने फ्लैट लिया। लेकिन इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट आदमी। चलिए ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। मैं समी साहब की इस बात पे इत्तेफाक फिलहाल नहीं करती हूँ। समी साहब को, राना साहब को और कर्नल साहब को और मुझे भी इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।